हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस की सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अलावा लर्नर्स लेन पर कंप्यूटर की और इंग्लिश वोकैब की भी एक सीरीज चल रही है जो आपके एग्जाम पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे मैटर क्या होता है, उसकी कौन कौन सी स्टेट्स हैं। फिर हम मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। फिर हम कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स को समझेंगे, जैसे शेप क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, रिजिड फ्लूइड क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी क्या चीज है, मास या वेट क्या होता है। उसके बाद हम मास और वेट में डिफरेंसेस को पढ़ेंगे, डिफ्यूजन को समझेंगे। फिर उसके बाद हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट को डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हम इन तीनों के बीच में अंतर को समझेंगे। फिर हम प्लाज्मा स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ेंगे और अंत में फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है और नॉन मैटर क्या होते हैं। तो मैटर है वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका कुछ ना कुछ मास हो, मतलब उस पदार्थ की कुछ ना कुछ मात्रा हो और वह स्थान घेरती हो, तो उसे हम बोलते हैं मैटर। और इसके अलावा जो भी सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम बोलेंगे नॉन मैटर। मैटर के एग्जाम्पल्स हैं जैसे गोल्ड, इरिडियम, पीनट्स यानी मूंगफली, फोन, रॉकेट, स्टैम्प, लाफिंग गैस, ये सभी मैटर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है नॉन मैटर। तो नॉन मैटर एनर्जी का कोई भी टाइप हो सकता है, जैसे सोलर एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, और कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसे एनर्जी, लाइट, साउंड, आइडियाज, इमोशंस, टाइम, थॉट्स, लव, हीट, इंफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन। तो जो भी एनर्जी होती है, लाइट हो या कोई साउंड हो, हमारी आवाज हो, हमारी भावनाएं हो, विचार हो, समय हो, कोई जानकारी हो या हमारा प्रतिबिंब हो, तो इनका कोई भी मास नहीं होता है। तो ये किसके एग्जाम्पल होंगे? नॉन मैटर के। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की चार नेचुरल अवस्थाएं होती हैं, पहली सॉलिड्स, दूसरी लिक्विड्स, तीसरी गैसेस एंड चौथी प्लाज्मा। जो फिफ्थ स्टेट होती है वो ह्यूमन द्वारा बनाई गई है, जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है BEC। जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। इन पार्टिकल्स की कुछ मुख्य चार विशेषताएं ये है। सबसे पहले, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी इन साइज। सेकंड है, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। थर्ड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्स्टेंटली। एंड फोर्थ है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ये जो चारों विशेषताएं हैं इन्हें हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पार्टिकल्स की जो सबसे पहली विशेषता है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी इन साइज। मतलब किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। सभी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल टाइप ऑफ मैटर। तो आप अपने आसपास जैसे कोई भी चीज देखते हैं, चाहे वो कुर्सी हो, टेबल हो, वाटर हो या कोई भी अन्य चीज हो, तो वो अपने आप में एक पूर्ण रूप में होती है, किंतु वो भी एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख पाते हैं। पार्टिकल्स की दूसरी मुख्य विशेषता यह है कि पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मतलब मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं उनके बीच में स्पेसेस या वॉइड्स प्रेजेंट होती है। इसी कारण से सॉल्ट या शुगर वाटर में घुल पाता है, इंक वाटर में घुल पाती है। तो जैसे कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता है। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, जबकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर होते हैं, और जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो यदि हम स्पेसेस की बात करें तो सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में स्पेसेस सबसे कम होगा, लिक्विड में उससे ज्यादा होगा, और गैसेस में ये स्पेस इन दोनों से ही ज्यादा होगा। जो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे भी यही कारण होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती है।
इसी कारण एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में सॉल्युबल हो पाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम शुगर को वाटर में घोलते हैं तो जो शुगर के क्रिस्टल हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल्स में सेपरेट हो जाते हैं और ये शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस या वॉइड प्रेजेंट होती है उसमें फिक्स हो जाते हैं। इसीलिए जब हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के स्पेसेस में ही जाके फिट हुए हैं। यदि हम और शुगर ऐड करेंगे तो यह तब तक डिसॉल्व होती रहेगी जब तक वाटर के जितने भी स्पेसेस हैं वो कंप्लीटली फिल ना हो जाए। और जब स्पेसेस कंप्लीटली भर जाएंगी और उसके बाद हम यदि और शुगर ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी और वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। इसी तरीके से जब हम इंक को वाटर में घोलते हैं तो जो इंक के पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाटर के पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच में जाके फिट हो जाते हैं। पार्टिकल्स की तीसरी मुख्य विशेषता यह है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्स्टेंटली, मतलब किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। जो सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, उनमें स्पेसेस भी कम होती है, तो इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है और वे उसी पोजीशन पर मूव करते रहते हैं। जबकि जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेसेस ज्यादा होती है, उनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती है, इसलिए इनमें जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो इनकी मूवमेंट है वो फास्ट होती जाएगी। यदि मूवमेंट फास्ट होती गई मतलब उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, v की वैल्यू बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कोई भी किसी भी पार्टिकल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², यानी हाफ mv², जहां m उस पार्टिकल का मास होता है और v उस पार्टिकल की स्पीड होती है जिससे वो मूवमेंट कर रहा होता है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ेगी, मतलब v की वैल्यू बढ़ जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो v के डायरेक्टली समानुपाती है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यदि हमें किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो हमें सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को सम करना होगा, मतलब उनका योग करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्टिकल्स के मूवमेंट के और पार्टिकल्स के मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ेगी और जैसे पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कितना है। यदि उनके बीच में स्पेसेस ज्यादा होगा जैसे गैसेस में होता है तो मूवमेंट ज्यादा होगी, और उनके बीच में स्पेसेस यदि कम होगा जैसे सॉलिड में है तो मूवमेंट कम होगी। तो सॉलिड्स में मूवमेंट सबसे कम होगी, लिक्विड में उससे ज्यादा होगी और गैसेस में ये मूवमेंट सबसे ज्यादा होगी। तो इसके अनुसार सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस में होगी, उससे कम लिक्विड में होगी और सॉलिड्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। नेक्स्ट, पार्टिकल्स की चौथी मुख्य विशेषता है पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं। मतलब कोई भी मैटर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। जैसे जो कोई सॉलिड होता है तो उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो एक दूसरे के पास होते हैं और उनके बीच में स्पेसेस कम होते हैं। इसके विपरीत जो गैसेस होती हैं इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, इसलिए पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं और उनकी पोजीशन भी फिक्स नहीं होती है, इसलिए इनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज्यादा होती है। तो जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि स्पेसेस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा और यदि स्पेसेस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैसेस में ये सबसे कम होता है। तो यदि कोई भी सब्सटेंस है उसमें जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यदि हमें उसे तोड़ना है तो हमें उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये किसी भी सब्सटेंस के लिए जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट हम कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स को समझ लेते हैं ताकि हमें आगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज को समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहला है शेप। किसी भी सब्सटेंस या मैटर के लिए शेप उसकी एक्सटर्नल बाउंड्री या आउटलाइन होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी की शेप राउंड है, किसी की रेक्टेंगुलर है, किसी की सर्कुलर है, तो इस तरीके से हमने शेप को डिफाइन किया हुआ है।
नेक्स्ट है रिजिड, इसका मतलब होता है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, मतलब कठोर होना। जैसे जो कुर्सी होती है उसकी शेप है वो रिजिड होती है। नेक्स्ट है फ्लूइड, इसका मतलब होता है जो आसानी से फ्लो कर सके या बह सके और जिसे रखने के लिए हमें किसी कंटेनर या बर्तन की आवश्यकता होती है। जैसे वाटर है वो आसानी से बह सकता है तो उसे हमें रखने के लिए किसी कंटेनर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वॉल्यूम, वॉल्यूम is the quantity of three-dimensional space enclosed by a closed surface। वॉल्यूम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई कंटेनर है, मान लीजिए ये कोई कांच का बर्तन है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम उतना होगा जितना इसमें किसी लिक्विड की मैक्सिमम मात्रा आ सकती है। मान लीजिए हम इसे पानी से भरते हैं और इसमें मैक्सिमम 1 लीटर पानी आ सकता है, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा 1 लीटर। अब मान लीजिए कोई दूसरा सॉलिड एक बॉल है, जब हम इसे पानी से भरे हुए कंटेनर में डालते हैं तो ये बॉल जितने पानी को विस्थापित करेगी या जितना पानी इससे बाहर निकल जाएगा उसकी जो मात्रा होगी वो इस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होगी। तो इस तरीके से जो कोई सॉलिड है या लिक्विड है उसका वॉल्यूम तो निश्चित होता है, लेकिन जो गैसेस होती हैं उनका वॉल्यूम निश्चित नहीं होता, क्योंकि जो गैसेस हैं उसमें एक्सपेंड होने का नेचर होता है या विस्तार होने का गुण होता है। वे कंटेनर के साइज में फिट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक निश्चित मात्रा की गैस है, उसे हम 1 लीटर वॉल्यूम वाले कंटेनर में रखते हैं तो वह उसमें भी पूर्णतः एक्सपेंड होती है, और उतनी ही मात्रा वाली गैस को यदि हम 2 लीटर वॉल्यूम वाले कंटेनर में रखेंगे तो वह उसमें भी पूर्ण रूप से एक्सपेंड होगी या विस्तार करेगी। तो इसलिए जो गैसेस होती हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी, इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू मूव पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर, मतलब जब हम पार्टिकल्स पे प्रेशर लगाते हैं तो वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम होता है, तो यदि हम उन पर प्रेशर लगाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन में फर्क नहीं आता, इसलिए सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी का गुण नहीं होता है। लेकिन जो गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जब इन पर प्रेशर लगाया जाता है तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, इसलिए गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी का गुण सबसे ज्यादा होता है। इसका यूज हमारे घरों में सिलेंडर में किया जाता है, जिसमें एक स्मॉल वॉल्यूम वाले कंटेनर में अधिक मात्रा में गैस को कंप्रेस करके रखा जाता है। नेक्स्ट है मास यानी द्रव्यमान, किसी भी जो वस्तु का मास होता है वो उसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा होती है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इनर्शियल प्रॉपर्टी और द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स। नेक्स्ट है वेट यानी वजन या भार, जो किसी भी वस्तु का वेट है वो गुरुत्वाकर्षण द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल की एक माप होता है। जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसकी दिशा नीचे की ओर होती है और इसके त्वरण का मान लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जो वेट है उसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू mg, जहाँ पे W है उस ऑब्जेक्ट का वेट, m है उस ऑब्जेक्ट का मास और g है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी होती है यानी घनत्व, द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होता है किसी सब्सटेंस का वो उसकी डेंसिटी कहलाता है। मान लीजिए ये 3 कंटेनर है आपके पास, इन तीनों का वॉल्यूम समान है, तो इसमें एक में सॉलिड है, एक में लिक्विड है और एक में गैस है। तो जिस कंटेनर में आपके पास पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा होगी, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर होगा उतनी ही ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। तो जो सॉलिड है उनके बीच में स्पेसेस कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो मैटर का अमाउंट होगा वो लिक्विड से ज्यादा होगा और गैस से भी ज्यादा होगा। और लिक्विड यदि गैस में कंपैरिजन करें तो लिक्विड में स्पेसेस है वो गैसेस की तुलना में कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो पार्टिकल्स की मात्रा होगी वो गैसेस से ज्यादा होगी। इसलिए लिक्विड और गैस में कौन सा ज्यादा डेंस होगा? लिक्विड। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड की, उससे कम होती है लिक्विड की और फिर सबसे कम होती है गैस की। कुछ स्टूडेंट्स मास और वेट को सेम ही समझते हैं जबकि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो चलिए हम इनके डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो उसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा होती है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, जबकि जो वेट होता है
वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाए गए बल की एक माप होती है। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वह उसे अपनी ओर खींचता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की जो दिशा होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर होती है। नेक्स्ट है, पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का मास सेम ही होगा, लेकिन जो वेट है वो घट या बढ़ सकता है, क्योंकि जो वेट है वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने वेट का फॉर्मूला देखा था, W बराबर होता है mg, यानी जो वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी के। नेक्स्ट है, जो मास है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट है वो जीरो हो सकता है, जैसा कि स्पेस में होता है, क्योंकि वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं होती। चूंकि W बराबर होता है mg और ग्रेविटी यानी g की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो W की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है, जो मास है उसका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि जो वेट होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी एक दिशा भी होती है। जैसे कि हमने देखा था, गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर नीचे की दिशा में बल लगाता है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है, जो मास की एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, मतलब मास को हम किलोग्राम में मापते हैं, जबकि जो वेट की एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। नेक्स्ट है, जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6वां हिस्सा होता है। इसलिए जो किसी भी ऑब्जेक्ट का पृथ्वी पर जो भी वेट होगा, उसका यदि मून पर हम वेट कैलकुलेट करेंगे तो वो पृथ्वी के वेट फिर जो भी वेट है उसका 1/6वां हिस्सा होगा। मान लीजिए कोई गर्ल है जिसका मास है 56 kg, तो इसका पृथ्वी पर वेट कितना होगा? हम जानते हैं कि W बराबर होता है mg, जहाँ पे m की वैल्यू कितना दी है 56 kg और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम 56 kg को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 548.8 न्यूटन, जो कि लगभग किसके बराबर होगी? 560 न्यूटन के। अब हम यदि इसी लड़की का वेट मून पर देखेंगे तो यह पृथ्वी के पर जितना भी इसका वेट आया है उसका 1/6वां हिस्सा होगा। मतलब जब हम 548.8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 91.46 न्यूटन, मतलब लगभग 90 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। जब डिफरेंट टाइप के मैटर के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में सब्सटेंस का मूवमेंट होता है जो कि हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ होता है, मतलब उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पार्टिकल्स की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे कि हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्टिकल्स की स्पीड के, और इससे डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेज हैं, वो लिक्विड में डिफ्यूज हो सकती है। इसके एग्जाम्पल है जैसे शुगर। शुगर सॉलिड है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, यानी शुगर वाटर में घुल जाती है। इंक जो कि एक लिक्विड है वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, उसमें घुल जाता है। और जो समुद्र का पानी होता है उसमें समुद्री जीवों के लिए जो गैसेस होती हैं वो उसमें डिसॉल्व होती हैं या समुद्र के पानी में घुली हुई होती हैं। क्योंकि जो गैसेस होती हैं उनमें पार्टिकल्स की स्पीड हाई होती है और स्पेसेस भी उसमें ज्यादा होती है, इसलिए जो डिफ्यूजन है वो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस के। क्योंकि डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में जाके इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो इंटरमिक्स होने के लिए जरूरी है कि उनमें स्पेसेस तो हो, लेकिन जैसे सॉलिड है उसमें स्पेसेस बहुत कम होता है, तो इसलिए उसमें जो डिफ्यूजन का रेट है वो बहुत कम होता है। लेकिन गैसेस हैं उसके पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्पेसेस ज्यादा होता है, इसलिए उसमें जो डिफ्यूजन है उसका रेट भी ज्यादा होता है। तो डिफ्यूजन का रेट सबसे कम सॉलिड्स में, उससे ज्यादा लिक्विड्स में और फिर सबसे ज्यादा गैसेस में होता है। नेक्स्ट मैटर की जो पहली स्टेट है वो है सॉलिड स्टेट, जिसके एग्जांपल है फुटबॉल, शूज, चेयर, टेबल, लकड़ी का टुकड़ा एटसेट्रा। जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके की होती है। इसमें पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण ये पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। मतलब इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो काफी कम होती है।
जो सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास और वॉल्यूम होता है। शेप, मास, वॉल्यूम क्या होता है इस बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो काफी कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सॉलिड में पार्टिकल्स की पैकिंग है वो काफी टाइट पैकिंग होती है, मतलब पार्टिकल्स की पोजीशन है वो फिक्स होती है और ये अपनी ही पोजीशन पर मूवमेंट करते हैं। क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें वाइब्रेशन यानी मूवमेंट उनकी कम होती है, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स के। चूंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो कम होती है इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। नेक्स्ट है ऑल द सॉलिड मटेरियल्स हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, मतलब जो सॉलिड्स होते हैं उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वे अपनी शेप मेंटेन करके रखते हैं। जब हम उन पे बाहर से बल लगाते हैं तो वे अपनी शेप तो नहीं बदलते, लेकिन उन पर ज्यादा बल लगाने पर वे टूट जाते हैं। इसलिए जो सॉलिड्स हैं वो रिजिड होते हैं और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल का मतलब होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से ज्यादा मात्रा में प्रेशर लगाया जाता है तो उसके पार्टिकल्स आपस में पास पास आ जाते हैं, लेकिन सॉलिड में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स में वैसे ही स्पेसेस बहुत कम होती है, इसलिए जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट है दे हैव हाई डेंसिटी एंड लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डेंसिटी क्या होती है? मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम, और मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो उसकी डेंसिटी को डिसाइड करता है। क्योंकि जो सॉलिड है उसमें स्पेसेस बहुत कम होती है इसलिए उसका जो मास है वो ज्यादा होता है, इसलिए सॉलिड की जो डेंसिटी है वो भी हाई होती है। और जो डिफ्यूजन है वो होता है कि जब डिफरेंट टाइप के मैटर के पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन होता है वो पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि जो सॉलिड है उसमें स्पेसेस काफी कम होती है इसलिए उसका डिफ्यूजन रेट भी कम होता है। नेक्स्ट मैटर की सेकेंड स्टेट है लिक्विड स्टेट। इसके एग्जांपल है जैसे ऑयल, वाटर, जूस, मिल्क एटसेट्रा। जो लिक्विड होता है इनकी शेप इंडेफिनेट होती है, इन्हें जिस भी शेप के कंटेनर में रखा जाता है ये उसी की शेप ले लेते हैं। जैसे यदि इन्हें ग्लास में डाला जाएगा तो ये ग्लास की शेप जैसे हो जाएंगे, यदि कटोरी में डाला जाएगा तो उसकी शेप जैसा हो जाएगा। इनकी शेप तो इनडेफिनेट होती है लेकिन इनका मास और वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है। जो लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर होते हैं। इनकी जो पैकिंग है वो थोड़ी लूज होती है इसलिए ये एक दूसरे पर फ्लो कर सकते हैं, इसलिए ये रिजिड नहीं होते बल्कि नेचर में फ्लूइड होते हैं। आपने से पानी को बहते हुए भी देखा होगा या कोई भी लिक्विड है वो फ्लो करता है। नेक्स्ट है इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस यानी पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। नेक्स्ट है इनकी जो पोजीशंस होती है पार्टिकल्स की वो फिक्स नहीं होती है क्योंकि जो इनकी पैकिंग है वो थोड़ी लूज होती है। नेक्स्ट है दे हैव मॉडरेट डेंसिटी एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर देन सॉलिड। इनकी जो डेंसिटी यानी घनत्व है वो मॉडरेट होता है, मतलब जो इनकी डेंसिटी है वो सॉलिड से थोड़ी कम होती है और गैसेस से ज्यादा होती है। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड से ज्यादा होता है क्योंकि इनमें पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो सॉलिड से ज्यादा होता है। नेक्स्ट दे हैव काइनेटिक एनर्जी हायर देन सॉलिड। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से ज्यादा होती है क्योंकि जो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम था इसलिए वे मूवमेंट भी कम स्पीड से कर पा रहे थे, लेकिन जो लिक्विड है उसमें जो स्पेसेस हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, इसलिए जो इनके पार्टिकल्स के मूवमेंट करने की स्पीड होगी वो सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होगी, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड ऑफ पार्टिकल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। नेक्स्ट मैटर की थर्ड स्टेट है गैस स्टेट। इसके एग्जांपल है जैसे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गैसेस का मिश्रण है, जो सोडा उसमें जो बबल्स होती हैं वो भी एक गैस है, जब ज्वालामुखी होता है तो उसका जो धुआं निकलता है उसमें भी गैसेस होती हैं, जो बलून्स होते हैं उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। जो गैसेस स्टेट होती है इनका ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही कोई इनका डेफिनेट मास और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होता है मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होता है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है क्योंकि जो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाया जाता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, वो पार्टिकल्स को फिक्स पोजिशन में नहीं रख पाता है। इस तरीके से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं और मूव करते रहते हैं।
चूंकि इन पार्टिकल्स की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इनकी पैकिंग लूज होती है, इसलिए ये रिजिड नहीं होकर फ्लूइड होते हैं। जो गैसेस होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स स्कैटर्ड होते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी भी कम होती है। क्योंकि जो गैसेस होती है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसेस, मतलब पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेसेस होती है, इसलिए दो या दो से अधिक गैसेस तेजी से और आसानी से एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, इसलिए जो इनका डिफ्यूजन रेट है वो काफी हाई होता है। और चूंकि जो स्पेसेस है गैसेस में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा तेज गति से मूव कर पाते हैं। v की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सॉलिड और लिक्विड की तुलना में ज्यादा होती है। नेक्स्ट है compressibility and expandability. Gas particles move rapidly and randomly which allows them to expand or contract. मतलब जो गैस होती है उन्हें हम कंप्रेस भी कर सकते हैं और उनमें एक्सपेंड होने का मतलब विस्तार होने का गुण भी होता है। When a gas is put under pressure by reducing the volume of the container, the space between particles is reduced and the gas is compressed. तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यदि हम गैसेस के पार्टिकल्स पे प्रेशर लगाएंगे तो जैसे जैसे हम प्रेशर लगाते जाएंगे इनके बीच का जो स्पेसेस है वो कम होता जाएगा और पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते जाएंगे। इससे हम एक छोटे वॉल्यूम वाले कंटेनर में ज्यादा मात्रा में गैस भर सकते हैं। नेक्स्ट है गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन ईच टाइम ए गैस पार्टिकल्स हिट्स द वॉल इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द वॉल। तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके कारण ये कभी कभी तो अंदर एक दूसरे से भी टकराएंगे और कभी कभी ये जाकर जो कंटेनर की अंदर वॉल है उससे भी हिट करेंगे। तो ये जितने फोर्स से जाकर वॉल पर हिट करते हैं या टकराते हैं उसे हम बोलते हैं कि उतना गैस प्रेशर लगा रही है। अभी तक हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब हम एक क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में इन तीनों को समझेंगे। जो सॉलिड होता है उसका एक निश्चित आकार होता है, लिक्विड और गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। सॉलिड के वॉल्यूम निश्चित होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम निश्चित होता है, लेकिन गैसेस का कोई वॉल्यूम निश्चित नहीं होता। जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस काफी कम होता है। लिक्विड में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की तुलना में कम होता है, इसलिए जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं वो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है। जबकि जो गैसेस हैं उसमें जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, इसलिए उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज्यादा होता है। डेंसिटी है वो सॉलिड की बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास होते हैं, उससे कम लिक्विड में होती है और डेंसिटी सबसे कम गैसेस में होती है। सॉलिड रिजिड होते हैं, फ्लो नहीं कर सकते हैं, जबकि लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते, फ्लो कर सकते हैं। डिफ्यूजन रेट सॉलिड में बहुत कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम होता है, लेकिन लिक्विड में यह सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है और गैसेस में डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा होता है। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जबकि गैसेस है उनमें कंप्रेसिबिलिटी का गुण पाया जाता है। जो सॉलिड्स होते हैं उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम होता है, इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम स्पीड से मूव कर पाते हैं, इसलिए इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती है। लिक्विड की सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होती है और गैसेस में चूंकि स्पेसेस ज्यादा होता है तो पार्टिकल तेज गति से मूव कर पाते हैं, इसलिए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा होती है। आप जैसे यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता है, इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है। लिक्विड का पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता है, ये थोड़े दूर दूर होते हैं, जबकि गैसेस के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है, ये इनके बीच में स्पेसेस काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट मैटर की फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ऑफन कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। जैसा कि हमने पढ़ा था जो सॉलिड्स हैं उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, जबकि लिक्विड में जो ये बॉन्ड है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, जिससे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी थोड़ा ज्यादा होता है। जबकि गैसेस में कोई बॉन्ड नहीं होता है, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है। अब हम फर्दर आगे गैस को जब गर्म करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो प्लाज्मा में चेंज हो जाता है। प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट होती है जो आयोनाइजेशन फॉर्म में होती है, मतलब जब हम गैसेस को गर्म करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन
अलग हो जाता है और प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचते हैं, तो ऑल ओवर उस पे चार्ज बचता है पॉजिटिव। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फॉर्म हो जाते हैं। प्लाज्मा का यूज टेलीविजन में किया जाता है। नियॉन साइंस यानी संकेत होते हैं जो वो नियॉन से बनाए जाते हैं। फ्लोरोसेंट लाइट में किया जाता है। सन, स्टार, ऑरोरा और कुछ फ्लेम्स होती हैं उसमें भी प्लाज्मा होता है। ऑरोरा के बारे में हम डिटेल में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ चुके हैं, तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। जो प्लाज्मा होता है वो हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है विद एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी। मतलब इनके जो ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है जो नोबल गैसेस होती हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडोन। इनका यूज ग्लोइंग साइंस यानी जो चमकने वाले संकेत होते हैं उनमें प्लाज्मा बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जो नियॉन बल्ब्स होते हैं उनमें नियॉन गैस होती है और इनकी फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम होती है। जब इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो ये गैसेस को आयोनाइज कर देते हैं और अंदर प्लाज्मा बनता है जो कि चमकता है। नेक्स्ट मैटर की फिफ्थ स्टेज है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बीईसी। सन 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस जी ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए कुछ कैलकुलेशन की और अपने आइडियाज को अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भेजा। तब उन्होंने एक मैटर की नई स्टेट का प्रिडिक्शन किया जिसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एरिक कॉरल, कॉल वाइमैन और वोल्फगैंग केटलर को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अचीव करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला। जो बीईसी है इसे गैस को कूल करके बनाया जाता है और इसके लिए एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, लगभग 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर एंड सुपर लो टेम्परेचर, जो कि कितना होता है एब्सोल्यूट जीरो, लगभग 0 केल्विन के बराबर, तब बीईसी को बनाया जाता है। इतने लो टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूलर होते हैं उनकी गति बहुत कम हो जाती है और लगभग रुक सी जाती है। उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ जुड़कर इकट्ठा हो जाते हैं। इस समय जो एटम्स होते हैं उन्हें अलग अलग नाम मानकर एक सुपर एटम के रूप में माना जाता है। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन इज ए रोंड स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आपके केवीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड व्हाइल गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। ऑप्शन बी गैसेस स्प्रेड टू ऑक्यूपाई स्पेस अवेलेबल टू देम। ऑप्शन सी लिक्विड्स इवेपोरेट साइलेंटली प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट। Option D, the mass of 0.5 mole of N2 gas and 0.5 mole of nitrogen atom are 28 gram and 14 gram respectively. तो जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जबकि गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी का गुण पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है जो गैसेस हैं उनको जितना स्पेस मिलता है वो उसमें फैल जाती है, तो गैसेस में एक्सपेंडेबिलिटी का भी गुण पाया जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। जो लिक्विड्स है वो इवेपोरेट होकर कूलिंग इफेक्ट दर्शाता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट यदि तीनों सही है तो ऑप्शन डी ही गलत होगा। जो ये मोल कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू गैसेस मिक्स टुगेदर दे आर सेड टू। ऑप्शन ए मेल्ट, ऑप्शन बी फ्रिज, ऑप्शन सी डिफ्यूज एंड ऑप्शन डी इवेपोरेट। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जब दो गैसेस एक दूसरे में मिलती है तो इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन ए दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ऑप्शन बी दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ऑप्शन सी दे आर वेरी स्मॉल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमने पार्टिकल्स की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहले है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। तो हमने देखा था जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा थी, लिक्विड में सॉलिड से कम थी और गैसेस में ये सबसे कम थी। दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे उसमें स्पेसेस सबसे कम थी, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा स्पेसेस थी और गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस सबसे ज्यादा थी। नेक्स्ट है दे आर वेरी स्मॉल। तो हमने इस बारे में पढ़ा था जो पार्टिकल्स है वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो ए बी सी तीनों ही सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड्स हैव द एबिलिटी टू फ्लो बिकॉज। ऑप्शन ए देयर पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। Option B, there are strong forces of attraction between the particles. Option C, their particles are very far apart. And option D, their particles are arranged in a regular pattern. तो जो लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में
पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होता है वो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है और गैसेस से थोड़ा कम होता है। इन स्पेसेस के कारण भी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, जिसके कारण वो फ्लो कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस तो सॉलिड में पाया जाता है और जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर गैसेस में होते हैं और रेगुलर पैटर्न भी सॉलिड्स में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे भी ऑप्शन ए ही बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिफ्यूजन? ऑप्शन ए स्लोएस्ट इन लिक्विड्स, ऑप्शन बी फास्टेस्ट इन गैसेस, ऑप्शन सी पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था कि इसमें जो दो डिफरेंट टाइप के मैटर्स है वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, इसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और जो गैसेस होती हैं उसमें स्पेसेस सबसे ज्यादा होती हैं, इसलिए जो गैसेस में डिफ्यूजन है वो आसानी से और तेज गति से हो जाता है। तो ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट है। और लिक्विड्स है उसमें जो स्पेसेस है वो गैसेस की तुलना में कम होती है, इसलिए उसमें जो डिफ्यूजन रेट है वो धीमा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम? ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो हमने पढ़ा था जो गैसेस होती हैं उनकी ना ही तो कोई निश्चित शेप होती है और ना ही कोई निश्चित उनका वॉल्यूम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स? ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी बीईसी एंड ऑप्शन डी सॉलिड। तो हमने पढ़ा था जो प्लाज्मा होता है वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो बीईसी है उसे तो गैस को कूल करके बनाया जाता है और गैस को जब जब हीट करते हैं तो उससे आगे प्लाज्मा वाली स्टेट आती है। तो प्लाज्मा की एनर्जी है वो गैसेस से भी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो पार्टिकल्स की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी मूवमेंट या उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ेगी और जैसे जैसे उनकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स दैट? ऑप्शन ए दे आर पैक्ड क्लोज टुगेदर, ऑप्शन बी दे हैव ए रेगुलर अरेंजमेंट, ऑप्शन सी they are strongly attracted to each other and option D they are very far apart। तो हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस ज्यादा होती है, ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ मैटर इज स्पॉन्ज? ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो आपने स्पंज सभी ने देखा होगा, ये लिक्विड नहीं है क्योंकि फ्लो भी नहीं कर सकता, गैस भी नहीं है, तो ये किसका एग्जांपल होगा? सॉलिड का, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट मास है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।